आप सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर शिरीष पाल सिंह, शिक्षा विभाग, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय। और आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह विषय है प्रतिदर्शन, यानी कि सैंपलिंग। आज हम चर्चा करेंगे कि प्रतिदर्शन क्या होता है, प्रतिदर्शन से जुड़े हुए विभिन्न संप्रत्यय कौन कौन से हैं, प्रतिदर्शन आकार के संबंध में आज जानकारी प्राप्त करेंगे कि कितना आकार, कितना साइज प्रतिदर्शन का उपयुक्त रहता है। साथ ही प्रतिदर्शन के चयन में जब कुछ त्रुटियां आ जाती हैं, वो त्रुटियां कौन कौन सी होती हैं तथा उन्हें हम किस प्रकार से दूर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रतिदर्शन से। प्रतिदर्शन क्या होता है? यदि हम कलिंगर द्वारा दी गई परिभाषा देखें तो उन्होंने कहा था कि किसी जीव संख्या से उस जीव संख्या के प्रतिनिधि के रूप में किसी भी संख्या का चयन करना प्रतिदर्शन कहलाता है। अर्थात सैंपलिंग इज टेकिंग एनी पोर्शन ऑफ अ पॉपुलेशन और यूनिवर्स एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉपुलेशन। यानी कि एक जो जीव संख्या है, एक जो पॉपुलेशन है, उसमें से कुछ भाग का चयन कर लेना, और वो भी कैसा चयन कर लेना? प्रतिनिधित्व करने वाला चयन कर लेना। तो प्रतिदर्शन किसी जीव संख्या से उस जीव संख्या के प्रतिनिधि के रूप में किसी भी संख्या का चयन कर लेना प्रतिदर्शन कहलाता है। प्रतिदर्शन से जुड़े हुए कुछ ऐसे संप्रत्यय हैं जिन्हें जानना हमें आवश्यक होता है, जैसे जीव संख्या अर्थात पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होती है? एक यूनिवर्स का विशेष रूप से परिभाषित भाग, जिसको हम कहेंगे कि वेल डिफाइंड स्मॉल पोर्शन ऑफ द यूनिवर्स। यानी कि एक समष्टि का अच्छी तरीके से परिभाषित किया गया एक भाग, एक टुकड़ा जीव संख्या या पॉपुलेशन कहलाता है। ये क्या है? ये ऐसे एक व्यक्तियों का समूह है जिनमें समान विशेषताएं होती हैं। जैसे हमने अभी बात की थी कि एक समष्टि में बहुत सारी जीव संख्याएं हो सकती हैं। जैसे एक जीव संख्या है व्यक्तियों की जीव संख्या, तो उसमें क्या होंगे? सभी व्यक्ति होंगे, सभी मनुष्य होंगे। तो उसमें क्योंकि सभी मनुष्य हैं तो एक जैसी समान विशेषताएं सभी मनुष्यों में होती हैं, है ना? तो जीव संख्या क्या है? एक ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिनमें समान विशेषताएं होती हैं, और एक अनुसंधायक उस जीव संख्या को अपने अनुसंधान के लिए विशेष रूप से परिभाषित करता है। कैसे? उदाहरण के लिए यदि मैं एक अनुसंधायक हूं और मैं ये अध्ययन करना चाहता हूं कि अध्यापकों की अभिवृत्ति ऑनलाइन शिक्षण के प्रति कैसी है, तो यहां मैं अपनी जीव संख्या को इस प्रकार से परिभाषित करूंगा कि सभी अध्यापक जो कि उच्च शिक्षा स्तर पर ऑनलाइन शिक्षण कार्य कर रहे हैं। तो एक अनुसंधायक जिसे अपने अनुसंधान के लिए, अपने शोध के लिए विशेष रूप से परिभाषित करके रखता है, ऐसा व्यक्तियों का समूह जीव संख्या कहलाता है। और यह जीव संख्या एक छोटी जीव संख्या भी हो सकती है, एक मध्यम आकार की जीव संख्या भी हो सकती है, और एक बहुत बड़े आकार की जीव संख्या भी हो सकती है। जैसे शिक्षकों का ही हम उदाहरण ले लें कि एक विशेष विश्वविद्यालय के स्नातक स्तर पर पढ़ाने वाले शिक्षक हमारी जीव संख्या हो सकते हैं। एक राज्य के समस्त विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षक हमारी जीव संख्या हो सकते हैं, या पूरे देश में स्नातक स्तर पर पढ़ाने वाले शिक्षक हमारी जीव संख्या हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि या जीव संख्या या तो छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, मध्यम आकार की हो सकती है, लेकिन यह उसकी विशेषता होती है कि अनुसंधायक अपने अनुसंधान के लिए उसे विशेष रूप से परिभाषित करके रखता है। तीसरा जो संप्रत्यय है प्रतिदर्शन का, वह संप्रत्यय है प्रतिदर्शन ढांचा, जिसको हम सैंपलिंग फ्रेम के नाम से जानते हैं। प्रतिदर्शन ढांचा क्या है?
लिस्टिंग ऑल द मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन इज कॉल्ड फ्रेम और सैंपलिंग फ्रेम, यानी कि एक जीव संख्या के समस्त सदस्यों को विशेष रूप से क्रमबद्ध कर देना प्रतिदर्शन ढांचा कहलाता है। रिसर्चर यानी कि एक अनुसंधायक हो सकता है कि उसके लिए उस जीव संख्या का ढांचा बनाना यानी कि फ्रेम बनाना संभव हो, और यह भी हो सकता है कि उस अनुसंधायक के लिए उस जीव संख्या का ढांचा या फ्रेम बनाना संभव ना हो, यानी कि उस जीव संख्या को लिस्ट करना संभव ना हो। और इसको हम एक अन्य नाम से भी जानते हैं जिसको हम टारगेट पॉपुलेशन भी कहते हैं। और इसी टारगेट पॉपुलेशन में से, इसी प्रतिदर्शन ढांचा या सैंपलिंग फ्रेम में से हम एक प्रतिदर्श का चयन करते हैं, और उस चयन को करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियों का हम उपयोग करते हैं। अगला जो संप्रत्यय है वह है प्रतिदर्श यानी कि सैंपल। सैंपल क्या होता है? जैसा कि बात की कि एक पॉपुलेशन का एक छोटा भाग, और कैसा भाग? जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा हो, जो उसका प्रतिनिधित्व कर रहा हो, ऐसा भाग सैंपल कहलाता है। और जो टारगेट हमारी पॉपुलेशन, या हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारी टारगेट पॉपुलेशन है उसका एक उपसमूह प्रतिदर्श होता है, यानी कि जनसंख्या का ऐसा भाग जो कि उस जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहा हो, या टारगेट पॉपुलेशन का एक छोटा भाग प्रतिदर्श या सैंपल कहलाता है। अब हम बात करते हैं सैंपलिंग। सैंपलिंग क्या होती है यानी कि प्रतिदर्शन क्या होता है? सैंपलिंग रेफर्स टू द प्रोसीजर ऑफ सेलेक्टिंग सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन, यानी कि जो जीव संख्या, जो हमने अपनी जीव संख्या को विशेष रूप से परिभाषित करके रखा है, उस जीव संख्या में से प्रतिदर्श का चयन करना। अब हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि एक अनुसंधायक प्रतिदर्शन या प्रतिदर्श का चयन क्यों करता है। वो इसलिए करता है क्योंकि वह यह चाहता है कि जो भी अनुसंधान कार्य वह करे, उस अनुसंधान के जो परिणाम हैं उन परिणामों को वह एक बड़े समूह पर सामान्यीकृत कर सके, या उस परिणामों की उपयोगिता बहुत सारे लोगों के लिए हो। और उन सभी लोगों को क्योंकि अपने अनुसंधान में जगह देना संभव नहीं हो पाता, तो इसलिए एक अनुसंधायक ये कार्य करता है कि उस समूह का एक छोटा भाग, एक ऐसा भाग जो उस समूह को प्रतिनिधित्व कर रहा हो। प्रतिनिधित्व करने से क्या मतलब है कि जो उस समूह में विशेषताएं हैं वो सारी विशेषताएं उस छोटे समूह में हो, छोटे भाग में हो, तो ऐसे उस छोटे भाग का चयन, छोटे समूह का चयन करके उस पर अनुसंधान कार्य करने का प्रयास करता है। और इस प्रक्रिया को सैंपलिंग या प्रतिदर्शन की प्रक्रिया हम कहते हैं। सैंपलिंग टेक्निक्स, प्रतिदर्शन के प्रकार कौन कौन से होते हैं? मूलतः दो प्रकार होते हैं, संभाविता प्रतिदर्शन और असंभाविता प्रतिदर्शन, यानी कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, तथा दूसरा प्रकार है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। किस प्रकार से हम इन दोनों प्रकारों को विभिन्न अनुसंधानों में उपयोग करते हैं, इसके लिए हम एक अलग से व्याख्यान आयोजित करेंगे। सैंपलिंग को जानने के बाद सबसे महत्वपूर्ण ये होता है, या बहुत सारे अनुसंधायकों के लिए ये आवश्यक होता है कि वो ये जाने कि हम जो अनुसंधान कर रहे हैं उस अमुक अनुसंधान के लिए कितना प्रतिदर्श का आकार, सही आकार, अर्थात एक ऐसा सैंपल साइज जो हमारे लिए उपयुक्त होगा, उसका निर्धारण हम कैसे करें। सैंपल साइज का निर्धारण यानी कि प्रतिदर्श आकार का निर्धारण करने के लिए बहुत सारे ऐसे आधार हैं जिन आधारों के आधार पर हम प्रतिदर्श के आकार का निर्धारण करते हैं। कौन कौन सा आधार है? ये आधार है एक तो कि आपके अनुसंधान का क्या उद्देश्य है। आप सामान्यकरण करना चाहते हैं जो आपके परिणाम आए हैं उनको, या आप सिर्फ एक उस समूह तक सीमित रहना चाहते हैं जिस समूह पर आप अनुसंधान कार्य कर रहे हैं। दूसरा, आपकी जो पॉपुलेशन है या आपकी जो जीव संख्या है उसकी प्रकृति कैसी है, उसका नेचर कैसा है। यदि वह वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है
तो हम किस प्रकार से या कितना सैंपल, कितना प्रतिदर्श हम चयन करेंगे, और यदि वो एक सीमित संख्या में है तो हम किस प्रकार से वहाँ प्रतिदर्श का चयन करेंगे। एक अन्य आधार है कि एंटिसिपेटेड रेस्पॉन्स रेट क्या है, यानी कि प्रतिक्रिया दर। आप सैंपल आप सेलेक्ट कर लेते हैं, आप न्यायाधीश का चयन कर लेते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि क्या जब आप उस प्रतिदर्श का चयन करने के पश्चात वहाँ पर अनुसंधान के लिए जाएंगे तो क्या वो समस्त व्यक्ति आपके लिए उपलब्ध होंगे, आपको आंकड़े इकट्ठे करने के लिए वो अवसर दे पाएंगे या नहीं। तो ये सारी चीज़ें देखना कि जो आपकी प्रतिक्रिया दर है उस जीव संख्या के सदस्यों की, उसके आधार पर भी हम प्रतिदर्श का आकार निर्धारित करते हैं। साथ ही आपने अपने अनुसंधान में कितने चरों को स्थान दिया है, कितने वेरिएबल्स के आधार पर आप अपने अनुसंधान को आगे बढ़ा रहे हैं, ये भी निर्धारित करता है कि आपके प्रतिदर्श का आकार क्या रहेगा और आपकी अप्रोच कौन सी है स्टडी की। आप गुणात्मक अनुसंधान कर रहे हैं या मात्रात्मक अनुसंधान कर रहे हैं। यदि आप गुणात्मक अनुसंधान कर रहे हैं तो आपका जो प्रतिदर्श आकार है वो अलग प्रकार से चयन किया जाएगा, और जो आप यदि मात्रात्मक अनुसंधान कर रहे हैं तो वहां पर आपका प्रतिदर्श का जो आकार होगा वह गुणात्मक अनुसंधान से भिन्नता रखेगा। तो एक प्रतिदर्श का आकार निर्धारित करने के लिए आपको विभिन्न आधारों की आवश्यकता होती है। उन्हीं कुछ आधारों के संबंध में अभी हम बातचीत करते हैं। उनमें से एक आधार है कि आप किस सांख्यिकी विधि का उपयोग कर रहे हैं। उदाहरण के लिए ये माना जाता है काई स्क्वायर यदि आप यूज कर रहे हैं तो आपकी जो कोस्ट हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि वहाँ पर दो प्रकार के एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज होती हैं और विभिन्न कोस्ट दिए होते हैं। तो जो आपके कोस्ट हैं, जो आपकी सेल्स हैं, उन सेल्स के 80% सेल्स में 5 या 5 से अधिक फ्रीक्वेंसीज होनी चाहिए, ये माना जाता है। तो वहाँ पर हम जब एक न्यायाधीश आकार को निर्धारित करेंगे तो वहाँ इस बात को हम ध्यान में रखेंगे। इसी के लिए गोराड महोदय ने एक सूत्र दिया है कि जितने आपके कोस्ट हैं, जितने आपके सेल हैं, उसको यदि हम जो आपके अपेक्षित केसेस हैं या वो फ्रीक्वेंसीज जो कि एक आप कोस्ट में मान रखना चाहते हैं उससे हम मल्टीप्लाई करें तथा उस पूरे गुणांक को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो जो एक सैंपल साइज हमें मिलेगा वह सैंपल साइज काई स्क्वायर के द्वारा किए गए आंकड़ा विश्लेषण के लिए उपयुक्त रहता है। उदाहरण के लिए यदि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 5 आप केसेज, जैसा कि नियम ही है कि काई स्क्वायर के एक कोस्ट में 5 फ्रीक्वेंसीज कम से कम होनी चाहिए, तो हम मान के चलें कि 5 फ्रीक्वेंसीज वहां पर हैं और कुल मिला के 10 कोस्ट हैं, 5 एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के, 5 ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी के। तो 10 कोस्ट हैं और इसके साथ साथ हम उसको पूरे गुणांक को 2 से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो आप जानेंगे कि 5 को हम 10 से गुणा करके फिर 2 से जब हम गुणा कर देते हैं तो कुल मिलाकर 100 का सैंपल साइज हमें प्राप्त होता है। यानी कि यदि आप इस प्रकार से जहां 10 कोस्ट मौजूद हैं उसके आधार पर यदि आप न्यायाधीश आकार का चयन करना चाहते हैं तो वहां उसके लिए कम से कम 100 व्यक्तियों का चयन आपको करना होता है। आपका जो प्रतिदर्श का आकार है वो इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपने कितने चरों को अपने अनुसंधान में जगह दी है। और एक थंब रूल माना जाता है कि प्रत्येक वेरिएबल के सापेक्ष 30 व्यक्तियों का, 30 सब्जेक्ट्स का हम चयन करें। साथ ही ये भी माना जाता है कि यदि आप सर्वे रिसर्चेज कर रहे हैं तो वहां पर आपको एक बड़े प्रतिदर्श की आवश्यकता होती है। साथ ही जब गुणात्मक अनुसंधान जैसे कि एथनोग्राफी, ग्राउंडेड थ्योरी या केस स्टडी जैसे अनुसंधान कार्य का आप करना चाहते हैं तो वहां पर एक छोटा प्रतिदर्श भी आपके अनुसंधान को प्रभावी रूप से संचालित करने में सहायता कर सकता है। इसी तरीके से यदि हम बात करें बोर्गन गाल की, तो उन्होंने ये सजेस्ट किया था
कि कोरिलेशन रिसर्चेज के लिए कम से कम 30 का प्रतिदर्श आकार होना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी बताया प्रयोगात्मक अनुसंधान और कोजल कंपैरेटिव रिसर्च जब हम करते हैं तो वहाँ पर 15 से कम का सैंपल या 15 से कम का प्रतिदर्श एक स्तर पर नहीं होना चाहिए। और वहीं पर यदि हम देखें कि सर्वे रिसर्चेज के लिए इन्होंने बताया कि कम से कम 100 व्यक्तियों का चयन हम अपने प्रतिदर्श के रूप में करें। यदि हम एक बड़े ग्रुप की बात कर रहे हैं, बड़े समूह की बात कर रहे हैं, और यदि उस बड़े समूह में कई अन्य समूह भी हैं तो वहाँ पर आप कम से कम 20 से 50 व्यक्तियों का चयन छोटे छोटे जो समूह बनते हैं उसके आधार पर कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि हमने सिर्फ जेंडर लिया है तो हम जेंडर के आधार पर 100 व्यक्तियों का चयन कर रहे हो कम से कम, और यदि हम जेंडर के 2 स्तर यहाँ पर लेके चल रहे हैं मेल और फीमेल, तो एक स्तर के लिए कम से कम 20 से 50 व्यक्तियों को हम अपने अनुसंधान के लिए प्रतिदर्श के रूप में हमें चयन करना चाहिए। साथ ही प्रतिदर्श आकार के चयन में जो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है तथा कॉन्फिडेंस इंटरवल, ये भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल मतलब जो हमारा विश्वसनीयता का स्तर है। जैसा कि आपको विदित है कि बिहेवियरल साइंसेज में हम ज़्यादातर अपने परीक्षण की जो सार्थकता की जांच करते हैं वो 95% स्तर पर करते हैं। तो ये बताया जाता है कि यदि 95% स्तर से हम अपने सार्थकता स्तर को बढ़ाते हैं तो हमें अधिक प्रतिदर्श की आवश्यकता होती है। सिमिलरली यदि हम उस 95% स्तर को नीचे लेके जाते हैं या घटाते हैं तो हमें कम प्रतिदर्श की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त बटलेट एट ऑल के द्वारा भी प्रतिदर्श आकार के संबंध में विचार दिए गए हैं। उन्होंने बताया था कि जो हमारा चर है वो चर किस स्तर का है, सतत चर है या असतत चर है, इसके आधार पर भी हम प्रतिदर्श का चयन करते हैं। यदि जो हम अनुसंधान करने वाले हैं वह कैटेगरिकल वेरिएबल्स पर हम अनुसंधान कर रहे हैं, यानी कि असतत चरों पर हम अनुसंधान कर रहे हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए जेंडर है या फिर लोकेलिटी है या फिर कोई भी अन्य ऐसा चर जो असतत प्रकृति का होता है, तो वहाँ पर हमें एक बड़े प्रतिदर्श की आवश्यकता होती है। लेकिन हमारा चर जिस पर हम अनुसंधान कार्य कर रहे हैं वो सतत चर है। सतत चर जैसे कि एकेडमिक अचीवमेंट या भार या आपका लंबाई, तो वहाँ पर हमें एक छोटा यदि सैंपल भी है, छोटा प्रतिदर्श भी है, वहाँ उससे भी हमारा काम चल जाता है। इसी तरीके से बटलेट एट ऑल ने यह भी सजेस्ट किया यदि आप फैक्टर एनालिसिस जैसे स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को यूज कर रहे हैं तो वहाँ कम से कम 100 लोगों को प्रतिदर्श के रूप में आपको चयन करना चाहिए। साथ ही ये भी उन्होंने बताया कि यदि आपके स्ट्रेटास ज़्यादा हैं, ना, यदि आपने अपने पॉपुलेशन को विभिन्न स्ट्रेटास में डिवाइड किया हुआ है तो उस स्ट्रेट जैसे जैसे आपके स्ट्रेटास बढ़ते जाते हैं वैसे ही वैसे आपका प्रतिदर्श का आकार भी बढ़ता जाता है। प्रतिदर्श आकार के संबंध में जो एक सबसे महत्वपूर्ण सूत्र प्रतिपादित करने वाले थे वह थे कैंसी एंड मॉर्गन। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ये बताया कि प्रतिदर्श आकार का चयन हम अपनी जनसंख्या, हम कितना उस जनसंख्या के पोर्शन को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं अपने प्रतिदर्श आकार में, साथ ही हमारे जो कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, उस आधार पर हम किसी भी जीव संख्या के लिए प्रतिदर्श आकार का चयन कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने एक टेबल भी प्रपोज की थी, जैसा कि उस टेबल में प्रदर्शित होता है, कितनी भी बड़ी जनसंख्या है उसके लिए 384 व्यक्तियों का प्रतिदर्श आकार सफिशिएंट होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग प्रकार से सैंपल साइज को यानी कि प्रतिदर्श आकार को के संबंध में अपने अपने विचार रखे हैं। और हमें कितना सैंपल साइज लेना है यह डिपेंड करता है कि हमारी पॉपुलेशन कैसी है, हमारा जो जीव संख्या के आधार पर जो हम चयन करने जा रहे हैं उस चयन की विधि हम कौन सी
उपयोग में लाने जा रहे हैं। हमारे अनुसंधान का कौन सा उपागम हमने चयन किया है, गुणात्मक अनुसंधान हमने चयन किया है या मात्रात्मक अनुसंधान हमने चयन किया है। साथ ही ये भी माना जाता है कि यदि आपकी जो पॉपुलेशन है, आपकी जो जनसंख्या है, उसमें समजातीयता का गुण यदि है तो वहाँ पर छोटे प्रतिदर्श से भी काम चल जाता है। यदि आपकी जो जनसंख्या है वो विषम जातीय प्रकृति की है तो वहाँ पर जरूरी है कि आप एक बड़ा प्रतिदर्श का चयन करें। प्रतिदर्श चयन के संबंध में, प्रतिदर्श आकार के संबंध में या प्रतिदर्श आकार को निर्धारित करने के लिए प्रतिक्रिया दर भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आप जानते हैं कि यदि हमने कोई प्रतिदर्श का चयन करना है तो हम क्या करते हैं, मान लें हमें 500 लोगों का चयन करना है प्रतिदर्श के रूप में, तो हम क्या करते हैं, हम 500 लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और उनको चयन करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब आप वास्तविक रूप से क्षेत्र में जाते हैं तब आप देखते हैं कि उन सभी व्यक्ति की उपलब्धता पहले से हम सुनिश्चित नहीं कर सकते। तो इसलिए प्रतिक्रिया दर एक महत्वपूर्ण संप्रत्यय के रूप में काम करता है जब आप प्रतिदर्श को चयन करें। तो क्या संप्रत्यय है कि जो आपका डिजायरेबल सैंपल साइज है, जो आप वास्तव में सैंपल लेना चाहते हैं, और एक ऐसा रेस्पॉन्स रेट जो कि एक रिसर्चर मान के चलता है कि मुझे इतने व्यक्ति प्रत्युत्तर देंगे या इतने व्यक्ति मेरे लिए उपलब्ध होंगे, वह रेस्पॉन्स रेट को यदि हम एक रेशो उसका निकालें तो जो साइज सैंपल का वहाँ पर हमारे सामने प्रस्तुत होता है, हमें वह साइज या वह आकार प्रतिदर्श के रूप में चयन कर लेना चाहिए। लेकिन बात यह है कि वह हम पहले से एक रिसर्चर कैसे डिसाइड करे कि इतने लोग ही मुझे प्रत्युत्तर देंगे। तो उसके लिए दो तरीके हैं। एक तो यह है कि रिसर्चर का जो व्यक्तिगत अनुभव है, रिसर्चर का जो एक ज्ञान है उस जीव संख्या के संबंध में, या एक ट्राई आउट करके हम उस जीव संख्या के कुछ लोगों पर एक ट्राई आउट करके उस ट्राई आउट में जितने प्रतिशत लोग आपको रेस्पॉन्स दे रहे हैं, प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, उतने लोगों को आप ये मान लेते हैं कि इतने प्रतिशत लोग हमें वास्तव में जब हम अपने अनुसंधान को करेंगे तो उतने लोग हमें उपलब्ध होंगे। उदाहरण के लिए यदि आपका डिजायर्ड सैंपल साइज जो है 100 है, आप 100 लोगों को प्रतिदर्श के रूप में चयन करना चाहते हैं, साथ ही अपने अनुभवों से और आपके द्वारा किए गए ट्राई आउट से यह स्पष्ट हुआ कि आपको सिर्फ 80% लोग ही मिलेंगे, तो उसका जब हम रेशो निकालेंगे 100 डिवाइडेड बाय 0.80 तो आप देखेंगे कि आपको 125 व्यक्तियों का चयन करना होगा यदि आप ये मान के चलते हैं कि मेरा जो अपेक्षित प्रतिदर्श आकार है वो 100 हो, तो वो 100 हो। तो इस प्रकार से हम देखते हैं विभिन्न आधारों पर हम एक सैंपल के आकार को निर्धारित करते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब हम सैंपल जब सेलेक्ट कर लेते हैं, प्रतिदर्श का चयन करने के पश्चात हम ये देखते हैं कई बार क्या होता है कि प्रतिदर्शन के चयन में या प्रतिदर्शन के आधार पर की गए अनुसंधान के परिणामों में त्रुटियां आने की संभावनाएं होती हैं। इन त्रुटियों को हम सैंपलिंग एरर या प्रतिदर्शन त्रुटियों के नाम से जानते हैं। एक उदाहरण से हम इसको समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए आपकी जो जीव संख्या है 10,000 लोगों की है, 10,000 लोग को आपने स्पेसिफिकली डिफाइन किया है कि ये हमारी जीव संख्या है। उसमें से आपने 500 लोगों का चयन किया। क्यों चयन किया? क्योंकि आप उन 500 व्यक्तियों की सामूहिक बुद्धि लब्धि का मापन करना चाहते हैं। अब आपने चयन कर लिया, उससे जो आपका मीन मध्यमान आपको प्राप्त हुआ और आपको एक स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि मानक विचलन आपको गणना करने पर प्राप्त होता है। अब सपोज करिए, कल्पना करिए कि आपने उसी 10,000 में से एक अन्य प्रतिदर्श 500 लोगों का पुनः चयन किया और पुनः वही गणनाएं की, तो आप देखेंगे कि वहां पर यदि आपका मध्यमान और मानक विचलन पहले से अलग आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, हालांकि यदि आपने सही प्रोसीजर को अपनाया होता या अपनाया है तो आपके द्वारा चयनित दोनों
मध्यमान समान परिणाम देते, लेकिन वहां पर डिफरेंसेस आ रहे हैं, डेविएशंस आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आपने जो चयन किया है 500 लोगों का पहले का, और जो दूसरे 500 लोगों का चयन आपने किया है, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से विभिन्नता रखते हैं। या इसे हम और अधिक सरल शब्दों में समझने का प्रयास करें तो हम जब कहते हैं कि जो हमने प्रतिदर्श चयन किया उसका मध्यमान या उसकी गणनाएं पैरामीटर यानी कि पॉपुलेशन की गणनाओं से डेविएट करती हैं या विचलन प्रदर्शित करती हैं, तो उसे हम सैंपलिंग एरर या प्रतिदर्शन त्रुटियां कहते हैं। दो प्रकार की प्रतिदर्शन त्रुटियां मानी जाती हैं। पहली, जिसको हम सिस्टमैटिक, बायस्ड तथा नॉन सैंपलिंग एरर के नाम से जानते हैं। दूसरी प्रतिदर्श त्रुटियों का प्रकार अनसिस्टमैटिक, अनबायस्ड और सैंपलिंग एरर के नाम से जिसे हम जानते हैं। पहले प्रकार की त्रुटियां कौन सी होती हैं? ऐसी त्रुटियां जो कि तब प्रदर्शित होती हैं जब कोई हम अनुसंधान कार्य कर रहे होते हैं तो हमारा प्रोसीजर यदि फॉल्टी हो, हमने जो तकनीक का उपयोग किया सैंपल के सिलेक्शन के लिए या सैंपलिंग फ्रेम बनाने के लिए, वो प्रोसीजर सही ना हो, हमने सही रिसर्च अप्रोच का चयन ना किया हो, है ना, इनकरेक्ट सैंपलिंग फ्रेम हमने बनाया हो, डेटा जो हमने कलेक्ट किया वो सही प्रविधियों से या सही उपकरणों से ना किया हो, साथ ही उस डेटा को कोड करते समय कुछ गलतियां हो गई हों, या फिर उस डेटा का विश्लेषण करते समय कुछ समस्याएं आ गई हों, तो उसके आधार पर जो परिणाम, जो ऐसे डेविएटेड रिजल्ट्स हमें मिलते हैं, ऐसे त्रुटियों को हम सिस्टमैटिक, बायस्ड या नॉन सैंपलिंग एरर कहते हैं। दूसरे प्रकार की जो सैंपलिंग एरर्स या प्रतिदर्शन त्रुटियां हैं, वो इस प्रकार की सैंपलिंग एरर्स होती हैं जो कि चांस के कारण आती हैं। जब कहा भी जाता है कि दीज अराइजेस ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ द सैंपलिंग प्रोसीजर, जो आपने प्रतिदर्शन की प्रक्रिया अपनाई है, उस प्रतिदर्शन की प्रक्रिया में कुछ ऐसे फैक्टर्स जिनको हम चांस एरर के नाम से जानते हैं, वो उसके कारण यदि कुछ त्रुटियां उस प्रतिदर्श में आ जाती हैं या उस प्रतिदर्श के आधार पर प्राप्त परिणामों में आ जाती हैं, तो उन्हें हम सैंपलिंग एरर या अनबायस या अनसिस्टमैटिक सैंपलिंग एरर्स कहते हैं। इस प्रकार से साथियों, आज हमने ये जानने का प्रयास किया कि प्रतिदर्श से जुड़े हुए विभिन्न संप्रत्यय क्या क्या हैं, प्रतिदर्श आकार को हम किस प्रकार से निर्धारित करते हैं, तथा प्रतिदर्श के चयन में किस प्रकार की त्रुटियां आने की संभावनाएं होती हैं। अगले व्याख्यान में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि प्रतिदर्शन के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं। साथ ही यह भी विशेष रूप से जानने का प्रयास करेंगे कि यदि हम गुणात्मक अनुसंधान अथवा मिश्रित अनुसंधान उपागम को लेकर हम कोई अनुसंधान कार्य करते हैं, तो हम किस प्रकार के प्रतिदर्शन प्रविधियों का चयन हमें करना चाहिए। इसी के साथ एक बार पुनः आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।